वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आज हम सॉल्व करने वाले चैप्टर नंबर 13 ऑफ द फंडिंग के बारे में, विच डील्स विद द लिस्टिंग इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। इस चैप्टर में हम LODR के प्रोविज़न के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बताना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब कॉर्पोरेट एक्सीलेंस। Corporate excellence refers to the transformation of the status of the good company into the status of the great company. The essence of the corporate excellence to have the competitive advantages over the other firms. Corporate excellence about developing करना, strength करना है, management system and process of the company to improve the performance को improve करना, value create करना among the stakeholders, and corporate governance is one of the route to achieve the corporate excellence. Next, corporate governance provides structure provide करता है through which the objective of the company are set and how to they achieve the monitors. Next, a good corporate governance practice enhance the efficiency of the corporate sector and help करता है achieving the excellence in the all the area in the organization. नेक्स्ट बात करते हैं कंप्लायंस ऑफिसर के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन नंबर 6 ऑफ द सेबी LODR रेगुलेशन 2025 बात करता है, 2015 बात करता है कि रेगुलेशन 6 बात करता है क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी आपको अपॉइंट करना। क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एज ए कंप्लायंस ऑफिसर जो क्या करेगा, इंश्योर करेगा कंफर्मिटी जो भी रेगुलेटरी प्रोविजन है उसको लेटर एंड स्पिरिट में कंप्लाई हो रहा है। कोऑर्डिनेट करेगा वेरियस रेगुलेटर्स एंड स्टॉक एक्सचेंज सेबी से। मॉनिटर करेगा ईमेल आईडी ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ द इन्वेस्टर्स, इंश्योर करेगा करेक्ट ऑथेंटिसिटी जो भी इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जो भी फाइल हो रही है बाय द लिस्टेड कंपनी। एंड नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एंड कंप्लायंस सर्टिफिकेट के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं पार्टी ऑफ द शेड्यूल 2 ऑफ द सेबी LODR डील विद द कंप्लायंस सर्टिफिकेट ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर कंप्लायंस सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर कंप्लायंस सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये कौन इशू करेगा, ऑडिटर या फिर PCS इशू कर सकता है। ठीक है, और वो उसमें सर्टिफाई करेगा जितने भी लॉस एंड रेगुलेशन कंपनी में एप्लीकेबल है उसको कंप्लाई किया है और उसको बोर्ड रिपोर्ट में आपको एनेक्स करना है, बोर्ड रिपोर्ट में एनेक्स करना है। एंड लिस्टेड एंटिटी सबमिट करेगा स्टॉक एक्सचेंज को कंपैरेटिबल लिस्टेड एंटिटी सबमिट करेगा स्टॉक एक्सचेंज को कंपैरेटिव एनालिसिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोविजन दैट आर एप्लीकेबल है होम कंट्री पे। ठीक है, इन विच जहाँ पे इक्विटी लिस्टेड अलॉन्ग विद द कंप्लायंस विद, मतलब आपने उस रिपोर्ट में आप सबमिट करोगे रेगुलेशन में 17 से लेकर 27 ऑफ जो भी रेगुलेशंस है उसको आपने कंप्लाई किया है। ठीक है, एंड डिस्क्लोजर ऑफ द कंप्लायंस विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी आप कंप्लाई करोगे। ठीक है, रेगुलेशन 70 to 27 बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। एंड रेगुलेशन 46 शैल बी मेड इन सेक्शन ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑन एनुअल रिपोर्ट में सबमिट करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं विसल ब्लोअर पॉलिसी के बारे में। रेगुलेशन नंबर 22 ऑफ द सेबी LODR बात करता है रिक्वायरमेंट फॉर द विसल ब्लोअर पॉलिसी के बारे में। लिस्टेड एंटिटी की पॉलिसी बनानी है फॉर द विसल मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करना है फॉर द डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय को, ताकि वो जेन्युइन कंसर्न आपकी अपनी रिपोर्ट कर पाए। ठीक है, विजन मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा एडवोकेट सेफगार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन से। ठीक है, जो भी चेयरपर्सन होगा ऑडिट कमेटी का उसको डायरेक्ट एक्सेस होगा विजन मैकेनिज्म का। ठीक है, डिटेल ऑफ द विजन मैकेनिज्म जो भी आपको पब्लिश करना है वेबसाइट एंड बोर्ड रिपोर्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं कमेटी रेगुलेशन नंबर 18 ऑडिट कमेटी के बारे में। लिस्टेड एंटिटी को कॉन्स्टिट्यूट करना है क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी के बारे में, जिसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होंगे, 2/3 उसका नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसमें होंगे, 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। एंड ऑल द मेंबर होंगे फाइनेंशियल लिटरेट होंगे, 1% उसमें अकाउंटिंग फाइनेंस का एक्सपर्ट होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट बात करते हैं जो भी कंपनी सेक्रेटरी होगा सेक्रेटरी एक्ट करेगा ऑडिट कमेटी का। एंड चेयरपर्सन कैसा होगा, चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट होगा एंड प्रेजेंट होगा AGM टू आंसर द शेयर होल्डर्स क्वेरीज। इन्विटेशन के बारे में बात करते हैं ऑडिट कमेटी एट इट्स डिस्क्रिशन शैल इन्वाइट कर सकता है फाइनेंशियल डायरेक्टर, हेड ऑफ फाइनेंस फंक्शन टू हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट। ठीक है, एंड एनी अदर एग्जीक्यूटिव टू प्रेजेंट एट द मीटिंग ऑफ द कमेटी। नेक्स्ट बात करते हैं मीटिंग ऑफ द ऑडिट कमेटी के बारे में। साल में 4 मीटिंग करनी है, 120 दिन से गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 2 बोर्ड मीटिंग में। कोरम के बारे में बात करें, बोर्ड मीटिंग के ऑडिट कमेटी की मीटिंग कोरम 2 मेंबर और 1/3 विच एवर इज हायर। ठीक है, एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है ऑडिट कमेटी की, सबसे पहले पार्ट C ऑफ द शेड्यूल 2 में गिवन है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिट कमेटी। ओवरसी करना लिस्टेड एंटिटीज की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोग्रेस को, एंड इंश्योर करना जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो करेक्ट है। रिकमेंड करना अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड रेमुनरेशन टर्म ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। अप्रूव करना पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी पेमेंट जो भी हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर को सबमिट करने वाले हैं। एंड रिव्यू करना मैनेजमेंट को रिव्यू करना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करना। एंड मैटर रिलेटेड टू डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट चेंज अगर कोई हो रहा कोई अकाउंटिंग पॉलिसी या प्रैक्टिसेस में, मेजर अकाउंटिंग एंट्रीज इन्वॉल्विंग बेस्ड ऑन द एक्सरसाइज जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट कोई है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हो रही है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, उसको भी रिव्यू करना। कंप्लायंस विद द
लिस्टिंग अदर लीगल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, डिस्क्लोजर एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स की रिलेटेड कोई डिस्क्लोजर, और क्वालिफिकेशन द ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो उसको भी कोई रिव्यू करेगा, ऑडिट कमेटी रिव्यू करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिव्यूइंग विद द मैनेजमेंट क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी होगा बिफोर सबमिशन, बोर्ड को सबमिट करने से पहले उसको कौन रिव्यू करेगा, ऑडिट कंपनी। परफॉर्मेंस ऑफ द स्टैट्यूटरी एंड इंटरनल ऑडिटर के परफॉर्मेंस एंड एडुकेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कौन चेक करेगा, सब ऑडिट कमेटी चेक करेगा। अप्रूवल of the any subsequent modification, approval of any subsequent modification of transactions of the company with related party अगर हो रहा तो वो भी कौन रिव्यू करेगा, ऑडिट कमेटी रिव्यू करेगा। सिक्योरिटी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन गारंटी सिक्योरिटी का वैल्यूएशन अगर हो रहा है कंपनी के एसेट्स का, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल अगर डिस्कशन विद द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स बिफोर द ऑडिट कमेटी टू रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ द विसल ब्लोअर पॉलिसी, विसल ब्लोअर मैकेनिज्म एंड टू कैरी आउट सच अदर फंक्शंस मेंशन इन द टर्म ऑफ द रेफरेंस ऑफ द ऑडिट कमेटी। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीएस लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, एडवाइस चाहती है मैनेजमेंट फॉर द अप्रूवल ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को अप्रूव करने के लिए फ्रॉम द ऑडिट कमेटी फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, मतलब ऑमनिबस अप्रूवल के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और उन्होंने बताया कि अगर मैप जो लिमिटेड है MAP लिमिटेड अगर होल्डिंग और सब्सिडी होती है MCS लिमिटेड की तो आपका प्रोविजन क्या होता है। रेगुलेशन 23 ऑफ द सेबी LODR बात करता है कि ऑल द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का प्रायर अप्रूवल चाहिए ऑडिट कमेटी के लिए। ऑडिट कमेटी ऑमनिबस अप्रूवल दे सकती है फॉर द सेम रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस टू एंटर इनटू बाय द लिस्टेड एंटिटी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। अगर ऑमनिबस अप्रूवल चाहिए तो फॉलोइंग कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले ले डाउन द क्राइटेरिया फॉर ग्रांटिंग, क्राइटेरिया बताना पड़ेगा ऑमनिबस अप्रूवल के लिए, ठीक है। आपको विद इन द पॉलिसी होना चाहिए ऑन द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस एंड अप्रूवल शैल बी इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपीटेटिव नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस के लिए ही होना चाहिए। ऑडिट कमेटी शैल सेटिस्फाई करेगा अपने आप को रिगार्डिंग द नीड ऑफ द ऑमनिबस अप्रूवल देना चाहिए नहीं देना चाहिए, एंड अप्रूवल इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी के इंटरेस्ट में होना चाहिए। शैल रिव्यू क्वार्टरली बेसिस पे इसको रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। डिटेल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस को जो कि लिस्टेड एंटिटी ने ट्रांजेक्शन एंटर की है, ठीक है। इन ईच ऑमनिबस अप्रूवल ऑफ द ऑमनिबस अप्रूवल, हाँ। नेक्स्ट बात करते हैं सच ऑमनिबस अप्रूवल शैल बी वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ, जो भी ऑमनिबस अप्रूवल दिया था वो एक्सपायरी हो जाएगा 1 साल में, ठीक है। उसके बाद आप उसको रिन्यू कर सकते हो। ऑमनिबस अप्रूवल शैल स्पेसिफाई द नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी जिससे ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है। पीरियड ट्रांजेक्शन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन सारा कुछ स्पेसिफाई करना होगा आपको पहले से। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिकेटेड बेस प्राइस क्या होगा एंड अनकॉरेक्टेड प्राइस एंड द फॉर्मूला फॉर द वेरिएशन ऑफ द प्राइस अगर वेरिएशन आया तो सच अदर कंडीशन एज द ऑडिट कमेटी में डीम फिट। ये कुछ कंडीशंस मतलब क्राइटेरिया है जो कि स्पेसिफाई करेगा ऑमनिबस अप्रूवल देने से पहले। नेक्स्ट बात करते हैं वेयर द नीड ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी फोरसीन एंड फोर्सेड डिटेल आर नॉट अवेलेबल, अगर ये कुछ डिटेल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इन सच केस ऑडिट कमेटी क्या कर सकता है, ऑमनिबस अप्रूवल ग्रांट कर सकता है सब्जेक्ट टू देयर वैल्यू नॉट एक्सीडिंग द 1 करोड़, मतलब मैक्सिमम ट्रांजेक्शन का कितना होगा ऑमनिबस अप्रूवल में 1 करोड़ का, ठीक है। द प्रोविजन रिलेटेड टू द प्रायर अप्रूवल विद ऑडिट कमेटी शैल नॉट अप्लाई नहीं होगा। जो हमें क्या करना होता है, जो भी हम अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिए, बट ऑडिट कमेटी का अप्रूवल कब नहीं चाहिए, अगर हम अपनी होली और सोसाइटी कंपनी से क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। हुज अकाउंट इज कंसोलिडेटेड विद सच होल्डिंग कंपनी के साथ उसके अकाउंट कंसोलिडेट होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेशन में 33 के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। दैट्स इट। नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय एसिम एक्सचेंज से क्या समझते हैं, रोल क्या है कंपनी सेक्रेटरी का इन द अंदर सेबी LODR ले डाउन बाय सेबी फॉर द एसिम एक्सचेंज। एसिम एक्सचेंज एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसको नेशनल वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल परमिटेड बाय सेबी ने परमिट किया है, और लिस्ट ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, ठीक है, अकॉर्डिंग विद द चैप्टर 9 एंड इंक्लूड द स्टॉक एक्सचेंज granted the recognition purpose of the does not include the main board। इसमें मेन बोर्ड इंक्लूड नहीं होता। रोल कंपनी सेक्रेटरी का रोल है ऑन द फॉर द SME ऑन द एसिम एक्सचेंज। लिस्टेड ऑल द लिस्टेड SME ऑन द SME प्लेटफॉर्म को रिक्वायर्ड है कि अपॉइंट करना है आपको कंपनी सेक्रेटरी फॉर द इशू एज ए कंप्लाइंस ऑफिसर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा मॉनिटरिंग ऑफ द शेयर ट्रांसफर प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एंड
रिपोर्ट करेगा बोर्ड को इन द ईच मीटिंग का, ठीक है। एंड कंप्लाइंस ऑफिसर डायरेक्टली लियाज विद द अथराइज सच एज सेबी स्टॉक एक्सचेंज को के साथ रिप्रेजेंट करेगा एंड उसके साथ उनके साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करेगा एंड इन्वेस्टर्स के साथ भी विद रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस क्लॉज इम्प्लीमेंट हो रही कि नहीं हो रहे। रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट ऑफ द लिस्टेड एसएमई आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेगा कौन, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट फ्रॉम द PCS that all the transfer have been complete किया है विद इन द जो भी टाइम स्पेसिफाई था उसके उतने टाइम में। एंड सर्टिफिकेशन रिगार्डिंग द कंप्लाइंस ऑफ द कंडीशन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड भी सर्टिफिकेशन थे। व्हाट आर द पॉलिसी रिक्वायर्ड टू बी फ्रेम सेबी LODR में कौन कौन सी पॉलिसी रिक्वायर्ड, सबसे पहले मटेरियल सब्सिडी कंपनी के लिए रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के लिए एंड पॉलिसी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द मटेरियलिटी के लिए एंड पॉलिसी ऑन द मटेरियलिटी ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस के लिए हमें पॉलिसी बनाना होता है। दीज आर द फॉलोइंग पॉलिसी आर स्पेसिफाइड इन द LODR सेबी LODR। नेक्स्ट बात करते हैं लिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटीज विद द स्टॉक एक्सचेंज इन अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनीज एंड इन्वेस्टमेंट। listing of the securities with the stock exchange in a matter of the great importance of the companies and investors। तो लिस्टिंग के बेनिफिट्स के बारे में बताना है। फॉर द बेनिफिट फॉर द लिस्टिंग के बारे में पब्लिक इमेज इन्हांस होती है आपकी, ठीक है, इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है। लिक्विडिटी मेंटेन रहती है कि कभी भी आपके शेयर्स को बाय सेल किया जा सकता है, टैक्स कंसेशन मिलता है, ठीक है। अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स थ्रू द डिस्क्लोजर ऑफ द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट, बेटर सपोर्ट सर्विसेज फ्रॉम द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलता है लिस्टेड कंपनीज को। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सप्लेन द एनी 4 अमेंडेड प्रोविजन। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड कोई 4 अमेंडेड प्रोविजन बताना है। रिकमेंड किया था कोटक कमेटी ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है। टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी को एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है, इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना। कोरम क्या होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए 1/3 ऑफ द टोटल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और 3 डायरेक्टर, ठीक है, इंक्लूडिंग द एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। सॉरी, कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग के बारे में बात हो रही है। कोरम ऑफ द बोर्ड मीटिंग लिस्टेड कंपनी कितना होगा, सबसे पहले टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी का सबसे कोरम कितना होगा, 1/3 और 3 विच एवर इज हायर, ठीक है। और एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। लिमिट ऑन द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बात करें, लिमिट ऑन द इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप होल्डिंग के बारे में बात करते हैं। तो अ पर्सन शैल नॉट सर्व एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन मोर देन 7 लिस्टेड कंपनी से ज़्यादा किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए काम नहीं कर सकता। बट अ पर्सन हुई सर्विंग होल्ड किसी कंपनी में अगर होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर काम कर रहा है, शैल सर्व एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट मोर देन 3 लिस्टेड कंपनी से ज़्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। इवैल्यूएशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन इवैल्यूएशन करेगा, एंटायर बोर्ड को इवैल्यूएशन करेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ द डायरेक्टर चेक करेंगे, फुलफिलमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया चेक करेंगे एंड हु आर सब्जेक्ट टू द इवैल्यूएशन आर नॉट परमिटेड, ठीक है। जिसका इवैल्यूएशन हो रहा है वो खुद से अपने आप को इवैल्यूएशन नहीं करेगा। कोरम ऑफ द नॉमिनेशन एप्लीकेशन कमेटी, यहाँ पे बीच में NRC कमेटी का कोरम पता नहीं क्यों आ गया, 2 मेंबर्स होने चाहिए और 1/3 विच एवर इज हायर, ठीक है। एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं 1 कॉमन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडी के बारे में बात करें तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कि होल्डिंग कंपनी का, वो भी किसमें डायरेक्टर हो जाएगा, किसमें अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडी कंपनी में डायरेक्टर बन जाएगा, ठीक है, वेदर इंडिया और आउटसाइड इंडिया। रीजन फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर रिज़ाइन करता है तो उसको रीज़न भी देना पड़ेगा फॉर द रेजिग्नेशन के लिए। एंड हु रिज़ाइन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, अगर रिज़ाइन कर रहा है तो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वार्टरली कंप्लाइंस अंडर द सेबी LODR में क्या क्या क्वार्टरली कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट है अंडर द लिस्टिंग रेगुलेशन। सबसे पहले आपको रेगुलेशन 13 के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको नंबर ऑफ द इन्वेस्टर्स कंप्लीट कितने 21 डेज में आपको स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना होता है कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कंप्लीट पेंडिंग है एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर और रिसीव ड्यूरिंग द क्वार्टर, डिस्पोज ऑफ ड्यूरिंग द क्वार्टर एंड रिमेन अनसॉल्व एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। नेक्स्ट बात है रेवोल्यूशन 27 के अकॉर्डिंग लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करना होता है क्वार्टरली कंप्लाइंस रिपोर्ट ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आपने रेवोल्यूशन में 17 से लेकर 27 तक फुली कंप्लाइट किया विद इन द 15 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ क्वार्टर, ठीक है। रेवोल्यूशन 31 बात करता है लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करना स्टॉक एक्सचेंज को कि होल्डिंग ऑफ द सिक्योरिटीज एंड शेयर होल्डिंग ऑफ पैटर्न जो भी होता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको डिस्क्लोज करना होता है ऑफ ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज़ का विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। नेक्स्ट बात करें रेवोल्यूशन 32 बात करता है कि आप लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करना होता है स्टेटमेंट इन द चेंज इन डेविएशन एंड वेरिएशन, अगर कोई चेंज आया तो रेगुलेशन 32 के अकॉर्डिंग 21 डेज क्वार्टर एंड होने के 21 डेज में सबमिट करना होता है। रेगुलेशन में 33 बात करता है कि लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करना होता है क्वार्टरली एंड ईयर टू डी फाइनेंशियल रिजल्ट टू स्टॉक एक्सचेंज को विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर सबमिट करना। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेशन में 39 ऑफ द
Issuance of regulation number 39 of issuance of certificate or receipt of securities and dealing with the unclaimed securities under the SEBI LODI रेगुलेशन में बताया गया। रेगुलेशन 39 बताता है कि लिस्टेड एंटिटी को कंप्लाई करना है रूल 9 ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन का रूल 19 का अप्लाई करना है, जिसमें बोलता है कि लेटर एडवाइसेस ऑफ अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ राइट ट्रांसफर सब डिवीजन engage in duplicate thereof any other purpose and listed entity shall issue सर्टिफिकेट इशू करेगा और द रिसीप्ट ऑफ एडवाइस इशू करेगा। इशुएंस ऑफ द कितना न्यू सर्टिफिकेट एंड रिसीट आपने एडवाइस आपने इशू किया है, अगर लॉस इन केस ऑफ लॉस और ओल्ड डिस्क्रिप्टिव और वॉर्न ऑफ सर्टिफिकेट के केस में, और रिसीट और एडवाइस कितना कंपनी ने इशू किया, ये सारा किसको सबमिट करना है, स्टॉक एक्सचेंज को। applicable within the period of 30 days from the date of such lodgement and listed entity shall submit information regarding the loss of share, कितना शेयर लॉस सर्टिफिकेट शेयर सर्टिफिकेट लॉस हुआ है, ठीक है, एंड इशुएंस और कितना डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट आपने इशू किया है, ठीक है, ये सारा कुछ आपको 2 दिन के अंदर अंदर स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना है। एंड लिस्टेड एंटिटी शैल कंप्लाई विद द प्रोसीजर रिक्वायरमेंट, लिस्टेड एंटिटी को कंप्लाई करना प्रोसीजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 6 में जो भी प्रोसीजर रिक्वायरमेंट उसको कंप्लाई करना है, ठीक है, डीलिंग विद द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। नेक्स्ट बात करते हैं हाफ ईयरली कंप्लाइंस अंडर द सेबी एलओडीआर फॉर द एसएमई के लिए क्या क्या हाफ ईयरली कंप्लाइंस है अंडर द सेबी एलओडीआर। सबसे पहले क्या रेगुलेशन 31 बात करता है शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको डिस्क्लोज करना होता है। रेगुलेशन 32 स्टेटमेंट डेविएशन वेरिएशन डिस्क्लोज करना होता है। रेगुलेशन 33 फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्क्लोज करना होता है। एंड रेगुलेशन नंबर 7 बात करता है कंप्लाइंस सर्टिफिकेट स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना होता है। रेगुलेशन 40 बात करता है कंप्लाइंस सर्टिफिकेट ट्रांसफर रिलेटेड टू ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ट्रांसपोर्टेशन 30 डेज में आपको डिस्क्लोज करना होता है स्टॉक एक्सचेंज को। नेक्स्ट बात करते हैं कि सभी एलओडीआर रेगुलेशन शैल नॉट एप्लीकेबल टू द परपेचुअल डेट रजिस्टर पर एप्लीकेबल नहीं होगा, परपेचुअल नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस पे एप्लीकेबल नहीं होगा बाय द लिस्टेड बैंक कमेंट करना है, ठीक है। तो चैप्टर 5 ऑफ द सेबी एलओडीआर रेगुलेशन बताता है कि फॉर द ऑब्लिगेशन बताता है कि लिस्टेड एंटिटी विच हैज़ लिस्टेड इट्स, अगर उसने नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज या फिर नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रोविडेंशियल और बोथ अगर लिस्ट किया हुआ है, द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल एप्लीकेबल हो जाएगा परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट पे एंड परपेचुअल नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर पे लिस्टेड बाय द बैंक भी। चैप्टर नंबर 5 ऑफ दिस रेगुलेशन बताता है कि डील जो प्रोविज़न है वो दिस परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट पे भी परपेचुअल नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर पे भी एप्लीकेबल होगा लिस्टेड बाय द बैंक, ठीक है। लेटर द फॉलोइंग इंटीमेशन आपको स्टॉक एक्सचेंज इंटीमेट करना है, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना, फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्क्लोज करना, एनुअल रिपोर्ट डिस्क्लोज करना, असेट कवर मेंटेन करना, डॉक्यूमेंट टू बी इंटीमेटेड टू द डिवेंचर ट्रस्टी, अदर सबमिशन टू स्टॉक एक्सचेंज डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन टू होल्डर ऑफ द नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिकॉर्ड डेट, टर्म ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डेट एंड वेबसाइट, ये सारा कुछ आपको एप्लीकेबल है प्रोविजन किस पे, ऐसी कंपनी जिन्होंने परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट या फिर परपेचुअल नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखा है। तो नेक्स्ट बात करते हैं एनुमरेट द प्रिंसिपल गवर्निंग द डिस्क्लोजर ऑफ द रिलेटेड कंपनी को क्या क्या डिस्क्लोजर करना होता है, उससे प्रिंसिपल क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं रिलेटेड डिस्क्लोजर। रेगुलेशन 4 के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, रेगुलेशन 4 बात करें शैल अबाइड बाय द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करना होता है डिस्क्लोजर्स के टाइप पे, जो भी इन्फॉर्मेशन आप बना रहे हो एंड डिस्क्लोज करो अकॉर्डिंग विद एप्लीकेबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होने चाहिए। लिस्टेड एंटिटी को इंप्लीमेंट करना है प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इन द लेटर स्पिरिट में, ठीक है। रिफ्रेन करना है मिस रिप्रेजेंटेशन एंड से आपको बचना है। इंश्योर करना है जो भी इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हो वो मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए एंड एडिक्वेट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन आपको स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना है, इन्वेस्टर को सबमिट करना है। इंश्योर करना है दैट डिस्क्रिमिनेशन जो भी हो रहा है एडिक्वेट एक्यूरेट एक्सप्लिट एंड टाइमली होना चाहिए एंड सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए। जो भी स्पेसिफाइड डिस्क्लोजर है जो भी कर रहे हो वो सारे इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर में होना चाहिए। चैनल ऑफ डिसमिनेशन जो भी होगा वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए एंड टाइमली डिस्क्लोज होना चाहिए। फाइलिंग रिपोर्ट स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन जो भी है विच आर टू बी फाइल्ड पीरियोडिकली शैल कंटेन द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जो भी फाइलिंग करते हो पीरियोडिक फाइलिंग एंड रिपोर्ट स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट जो भी है शैल कंटेन द इन्फॉर्मेशन दैट शैल इनेबल जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सप्लेन द relevant SEBI regulation regarding the
सभी रेगुलेशन बताते रिगार्डिंग द प्रायर इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, प्रायर इंटीमेशन रेगुलेशन 29 बात करता है प्रायर इंटीमेशन के बारे में, बोर्ड मीटिंग में प्रायर इंटीमेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको 5 डेज एडवांस में बताना होता है फाइनेंशियल रिजल्ट, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली। 2 डेज एडवांस में बताना होता है बोर्ड मीटिंग के कि आप बायबैक करने वाले हो, वॉलेटिलिटी लिस्टिंग, फंड रेजिंग करने वाला, IPO, FPO, ADR, GDR, सिक्योरिटी रिसीट्स के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल मीटिंग, AGM या फिर EGM करने वाला, डिक्लेयर कर रहे हो या रिकमेंड कर रहे हो डिविडेंड, ठीक है, या फिर प्रपोजल ऑफ द बोनस इशू करने वाले, इस सारे केसेस में आपको 2 दिन एडवांस में बोर्ड मीटिंग के 2 दिन एडवांस में बताना होता है। 11 वर्किंग डेज एडवांस में अगर ऑल्ट्रेशन कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ द नेचर ऑफ द सिक्योरिटी से, ऑल्ट्रेशन करें द डेट ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट में, ठीक है, 11 वर्किंग डेज एडवांस में बताना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सप्लेन द manner in which listed entity before the issuing the security shall obtain in principle approval के बारे में बता रहा है from the recognized stock exchange। रेगुलेशन नंबर आई थिंक 28 बात करता है इन प्रिंसिपल अप्रूवल के बारे में, सिक्योरिटीज़ जो कि अगर सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उसको हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, तो सारे स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर securities are not listed on the recognized stock exchange having nationwide trading terminal, then from all the stock exchange जहाँ पे भी सिक्योरिटीज़ प्रपोज टू बी लिस्टेड उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर सिक्योरिटीज लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे जिसका नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज आर नॉट हैविंग द ऐसे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है जिसका नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है एंड नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल नहीं भी है फ्रॉम द, तो आपको अप्रूवल फ्रॉम द ऑल द स्टॉक एक्सचेंज जिसका नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल सबसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। एंड द रिक्वायरमेंट फॉर ऑब्टेनिंग द इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शैल नॉट बी एप्लीकेबल, नहीं होगा फॉर द सिक्योरिटी इशूड पर्सुएंट टू द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के थ्रू। अगर शेयर इशू कर रहे हो उस केस में आपको स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है, फॉर विच लिस्टेड इट हैज़ ऑलरेडी ऑब्टेन द नॉन ऑब्जेक्शन लेटर, उनको मिल गया है स्टॉक एक्सचेंज से, ठीक है, अंडर द रेगुलेशन 37। नेक्स्ट बात करते हैं गिव द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो कि एंड इन्फॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड होता है, सबमिट करना होता है टू द होल्डर ऑफ द नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को सबमिट करना होता है। रेगुलेशन 58 बात करता है ऑफ द सेबी LODR की फॉलोइंग जो डॉक्यूमेंट्स या फिर इन्फॉर्मेशन आपको होल्डर ऑफ द नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को सबमिट करना होता है। हार्ड कॉपी ऑफ स्टेटमेंट आपको सबमिट करना होता है, हार्ड कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट विच कंटेन द सेलिएंट फीचर ऑफ द ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, एज पर द सेक्शन 36 ऑफ द कंपनीज एक्ट। हार्ड कॉपी ऑफ द एनुअल रिटर्न सबमिट करना होता है अगर किसी ने डिमांड किया तो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉफ्ट कॉपी ऑफ एनुअल रिटर्न सारे होल्डर्स को सबमिट करना होता है टू द ईमेल। हाफ ईयरली कम्युनिकेशन करना होता है होल्डर को, ठीक है, सेंड हाफ ईयरली कम्युनिकेशन टू द होल्डर ऑफ द नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये नोटिस आपको सेंड कर दिएगा ऑल मीटिंग का, एंड प्रॉक्सी फॉर्म जो भी होता है होल्डर का वो भी सबमिट करना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेशन 17 के बारे में बता रहे हैं कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, कि सबसे पहले आपको आपकी कंपनी में चल हैव ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए एंड 1 वुमेन डायरेक्टर भी होना चाहिए एंड 50% ऑफ द बोर्ड शैल भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए एंड इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी में, ठीक है, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए एंड चेयरपर्सन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। अगर चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड शेल कंप्राइज ऑफ द इंडिपेंडेंट। अगर चेयरमैन अगर आपका नॉन एग्जीक्यूटिव है तो 1/3 बोर्ड कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर चेयरमैन आपका नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं एग्जीक्यूटिव तो 50% बोर्ड क्या होना चाहिए, 50% बोर्ड क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर आपका जो चेयरमैन है और नॉन एग्जीक्यूटिव है बट प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड करता है, उस केस में आपका जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 50% ही होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर के बारे में बात करें तो 1 अप्रैल 2022 शेल का प्राइस नॉट लाइसेंस 6 डायरेक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द अबाउट द इन्वेस्टर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है एंड एलिजिबिलिटी बतानी है फॉर द लिस्टिंग ऑन द इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, ठीक है। सबसे पहले इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म मीन्स अ ग्रोथ प्लेटफॉर्म फॉर द लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के लिए दैट आर कंप्लाई विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन दिस रेगुलेशन। सेबी हैज कम अप विद द चैप्टर 10 ऑफ द सेबी ICDR रेगुलेशन बताता है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म के बारे में। It is a new set of regulation laid down in the term of the conditions for the entities desire for listing of IGP. SEBI has notified the new norms भी बताया उन्होंने for the SME enterprise के लिए, ठीक है, including the startup company in the innovators growth platform,
ठीक है, ऑन एक्सचेंज विदाउट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू। ठीक है, फॉलोइंग आर द एलिजिबिलिटी क्या है फॉर द लिस्टिंग ऑन द IGP पे लिस्टिंग के लिए इशूअर का विच इज इंटेंसिव यूज ऑफ द होना चाहिए नैनो टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेटा एनालिस्ट, बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी में प्रोवाइड द प्रोडक्ट सर्विस बिजनेस परफॉर्म। ठीक है, विद सब्सटेंशियल वैल्यू एडिशन at least 75% of the pre-issued capital shall be held by the qualified institution buyer के थ्रू होना चाहिए। एंड नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेबी एलोडियर किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। ऐसी कंपनी जैसे स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मेन कोड SME या IGP पे लिस्ट किया हुआ, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल रेडेबल प्रेफरेंशियल इशू किया हुआ, IDR इशू किया हुआ, सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट SDI इशू किया हुआ, सिक्योरिटी इशू किया हुआ, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड इशू किया हुआ या फिर एनी अदर सिक्योरिटी स्पेसिफाइड बाय द SEBI। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लिस्टिंग रेगुलेशन हैज स्पेसिफाइड द जनरल ऑब्लिगेशन एंड कॉमन ऑब्लिगेशन टू फाइलिंग द इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल दिस रिक्वायरमेंट ऑल टाइप्स ऑफ द लिस्टेड सिक्योरिटी। जनरल ऑब्लिगेशन के बारे में बताना है। ठीक है, स्टेटमेंट्स करें लिस्टिंग रेगुलेशन हैज स्पेसिफाइड द जेनरिक ऑब्लिगेशन और कॉमन ऑब्लिगेशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू द फाइलिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंप्लायंस ऑफिसर एंड फीस एंड अदर रिक्वायरमेंट के बारे में बताया है। ठीक है, रेगुलेशन 5 बताता है कि जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ द कंप्लायंस की प्रमोटर डायरेक्टर को कंप्लाई करना है LODR। ठीक है, 6 बताते हैं कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना है, 7 बताता है स्टेट ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना है, रेगुलेशन 8 बताता है एक्टिविटीज़ को अपॉइंट करना है। ठीक है, उनके साथ कोऑपरेट करना है, रेगुलेशन 9 बात करता है रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में, रेगुलेशन 10 बताता है ई फाइलिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन के बारे में, रेगुलेशन 11 बताता है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के बारे में, रेगुलेशन 12 बताता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन रीपेमेंट के बारे में, रेगुलेशन 13 बताता है ग्रीवेंस रिट्रेशन मैकेनिज्म्स के बारे में, फ्री रेगुलेशन 14 फीस एंड अदर चार्जेस। दीज आर द कॉमन ऑब्लिगेशंस अंडर द LODR। नेक्स्ट बात करते हैं रिकॉर्ड डेट एंड डेट ऑफ क्लोजर्स के बारे में बात करते हैं। रिकॉर्ड रेगुलेशन 42 ऑफ द LODR बात करता है एडवांस इंटीमेशन करना होता है आपको रिकॉर्ड डेट के बारे में। ठीक है, एटलीस्ट 7 डेज एडवांस नोटिस देना होता है फॉर द रिकॉर्ड डेट और डेट ऑफ क्लोजर्स के बारे में। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्ड डेट ऑफ क्लोजर किस लिए करते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड राइट इशू बोनस इशू करने, कन्वर्जन ऑफ द डिबेंचर्स कन्वर्ट कर रहे हैं अराइजिंग आउट ऑफ द राइट attached to the debentures and corporate actions like merger demergers splits या such other purpose as specified। नेक्स्ट बात करते हैं recommend or declare all the dividend और cash bonus at the 5 working days। आपको पहले एडवांस में बताना होता है। इंश्योर करना टाइम कैप एटलीस्ट 30 डेज होना चाहिए बिटवीन द रिकॉर्ड डेट एंड बुक क्लोजर में। रिकॉर्ड डेट एंड बुक क्लोजर में 30 डेज का कैप होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर द सिक्योरिटीज हेल्ड इन अ physical form may be announced dates to closure of the firm in the place of the record date। नेक्स्ट बात करते हैं डिविडेंड अंडर द रेगुलेशन 43 ऑफ द LODR बात करता है। रेगुलेशन 43 ऑफ LODR बात करता है कि डिविडेंड डिक्लेयर एंड डिस्क्लोज पर शेयर बेसिस पर डिस्क्लोज होगा एंड डिविडेंड शैल नॉट बी फॉरफिट नहीं किया जाएगा। डिविडेंड शैल नॉट फॉरफिटेड अनक्लेम्ड डिविडेंड बिफोर द क्लेम हैज बीन कम बार्ड बाय लॉ एंड शैल बी annulled in appropriate cases। नेक्स्ट बात करते हैं disclose the requirement and parameters to be included regarding the dividend distribution policy। ठीक है, क्या क्या आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सबसे पहले रेगुलेशन 43 ऑफ द SEBI LODR बताता है कि टॉप 500 लिस्टेड कंपनी को फॉर द एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनाना होता है। ठीक है, एंड शैल बी डिस्क्लोज इन एनुअल रिपोर्ट और वेबसाइट पर भी डिस्क्लोज करना होता है। एंड पैरामीटर क्या क्या कंसीडर करना है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी। ठीक है, किस सर्कमस्टांसेस में शेयर होल्डर डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल पैरामीटर क्या है जो कि कंसीडर किया जाएगा डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर क्या है जो कि कंसीडर किया जाएगा डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। पॉलिसी टू हाउ द रिटेन अर्निंग शैल बी यूटिलाइज कैसे यूटिलाइज होगा। एंड पैरामीटर रेट शैल बी अडॉप्टेड विद रिगार्ड टू द वेरियस क्लासेस ऑफ द शेयर्स। नेक्स्ट बात करते हैं अगर लिस्टेड एंटिटीज प्रपोज टू डिक्लेयर द डिविडेंड ऑन द बेसिस ऑफ द पैरामीटर इन एडिशन ऑफ द अबव पैरामीटर। ठीक है, शैल डिस्क्लोज अगर एडिशन ऑफ द अबव पैरामीटर के थ्रू अगर डिविडेंड डिस्क्लोज कर रहे हो उस पैरामीटर को भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट में एंड वेबसाइट पे।
रेगुलेशन 44 बात करता है कि रेगुलेशन नंबर 44 एलओडीआर रिगार्डिंग द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स के एंड वोटिंग के बारे में। टॉप 100 लिस्टेड कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग करना है फॉर द 5 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 5 मंथ में, ठीक है। टॉप 100 लिस्टेड एंटिटी को शैल बी वन वे लाइव वेबकास्ट भी करना है एंड फैसिलिटी टू रिमूव द ई वोटिंग, ठीक है। फैसिलिटी ऑफ रिमोट ई वोटिंग तो शेयर होल्डर्स को देना है, आपकी ई वोटिंग के थ्रू आप वोट कर सकते हो। एंड कंप्लाइंस विद द कंडीशन जो भी कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014 में कंडीशन दिया है उसको कंप्लाई करना है। सबमिट करना स्टॉक एक्सचेंज को विद इन 48 आवर्स ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द जनरल मीटिंग, जो भी कंक्लूजन हुआ मीटिंग में उसको सबमिट करना स्टॉक एक्सचेंज को। वोटिंग रिजल्ट जो भी सबमिट हुआ सेंड करना प्रॉक्सी फॉर्म टू द होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज ऑल द केस मेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्कस द प्रोविजन रिगार्डिंग द चेंज इन नेम चेंज के बारे में। रेगुलेशन 45 द सेबी अलॉटेड बात करता है चेंज इन द नेम के बारे में। एंटिटी अलाउ है कि अपना नेम चेंज कर सकते सब्जेक्ट टू कंप्लाइंस विद द कंडीशन कि 1 ईयर नहीं इलैप्स नहीं होना चाहिए लास्ट नेम चेंज में। एंड 50% जो टोटल रेवेन्यू प्रीसीडिंग 1 ईयर का वो न्यू एक्टिविटी सजेस्टेड फ्रॉम न्यू नेम से भी होना चाहिए। और अमाउंट इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्ट करते हो प्रोजेक्ट एक्टिविटी में 50% होना चाहिए एसेट्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी इन द न्यू प्रोजेक्ट एक्टिविटी जो भी करने वाले हो। इफ एनी लिस्टेड एंटिटी हैज चेंज, आप अगर किसी लिस्टेड एंटिटी अपना नेम चेंज कर लिया विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड इट्स नेम, उसका विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन इट्स नेम, इट शैल चेंज इट्स नेम विद द लाइन ऑफ द एक्टिविटीज विद द। अगर किसी लिस्टेड एंटिटी अपना नेम चेंज किया उसकी एक्टिविटीज उसका नेम शो नहीं हो रहा है तो उसको दोबारा से नेम चेंज करना विद द पीरियड ऑफ 6 मंथ। नेक्स्ट बात है ऑन द रिसीप्ट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द कंफर्मेशन एंड बिफोर द फाइलिंग द रिक्वेस्ट ऑफ द चेंज with the ROC approval for stock exchange approval लेना before making the application and certification CSA सर्टिफाई करना है stating the compliance with the conditions हम comply कर रहे हैं। रेगुलेशन 46 की बात करते हैं वेबसाइट डिस्क्लोज के बारे में कि कंपनी को वेबसाइट मेंटेन करके रखना है एंड इंश्योर करना कंटेंट जो भी वेबसाइट पर करेक्ट होना चाहिए, अपडेट करना है एनी चेंजेस अगर है 2 दिन के अंदर लिस्टेड एंटिटी को डिस्क्लोज करना है। वेबसाइट पर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिजनेस की डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कंपोजिशन ऑफ द वेरियस कमिटीज एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ जो भी होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट का, डिटेल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजन मैकेनिज्म पॉलिसी विजन मैकेनिज्म ब्लोअर पॉलिसी, क्राइटेरिया फॉर मेकिंग द पेमेंट टू द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को कैसे पे कर पाएगा, पॉलिसी ऑन द डीलिंग विद द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, पॉलिसी ऑन द डिटरमाइनिंग द मटेरियल सब्सिडीज, ये सारा कुछ आपको वेबसाइट पर डिस्क्लोज करना होता है। ईमेल एड्रेस जो भी होगा इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस का, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन of the designated officials of the listed entity which are responsible for the assisting and handling the investors' grievances and shareholding pattern, a detail of the agreement with the media, detail of agreement entered into with the media companies and schedule of the analyst institutional investors to meet with the submission of the stock exchange and new and old name of the company अगर लास्ट टाइम में कंपनी ने नेम चेंज किया है तो ठीक है। सारा कुछ आपको कहाँ पर डिस्क्लोज करना होता है वेबसाइट पे रेगुलेशन 46 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात है लिस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन विच रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश इन द न्यूज़ पेपर। रेगुलेशन 47 के अकॉर्डिंग कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन आपको न्यूज़पेपर में डिस्क्लोज करना होता है। सबसे पहले पब्लिकेशन टू द लिंक ऑफ द वेबसाइट ऑफ लिस्टेड कंपनी आपको डिस्क्लोज करना होता है, ठीक है। न्यूज़पेपर में वेबसाइट ऑफ द लिस्टेड कंपनी का लिंक, पब्लिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द न्यूज़पेपर साइमल्टेनियसली विद द सबमिशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, जो भी आपने स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट किया आपको वेबसाइट पर न्यूज़पेपर देना होता है। जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स है 48 आवर्स में ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द बोर्ड मीटिंग वो भी आपको डिस्क्लोज करना होता है। इन्फॉर्मेशन इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज या फिर डेली न्यूज़पेपर में डिस्क्लोज करना होता है, ठीक है। एंड फॉलोइंग द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश इन द न्यूज़पेपर में पब्लिश करना ही है। नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट जो भी है स्टेटमेंट डेविएशन वेरिएशन अगर कुछ किया है आपने क्वार्टरली बेसिस पे, नोटिस ऑफ द गिवन टू शेयर होल्डर्स बाय द एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी आपको बताना है कि हमने शेयर होल्डर्स को नोटिस दे दिया है। इफ द लिस्टेड हैज सबमिट अगर सबमिट कर दिया बोथ स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स, पब्लिश करना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स अलॉन्ग विद द टर्नओवर प्रॉफिट एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेक्स्ट बात करते हैं लिस्ट ऑफ द इवेंट्स बेस्ड ऑन द कंप्लाइंस ऑफ द इक्विटी लिस्टेड, जिस कंपनी की इक्विटी लिस्टेड उसके लिए क्या क्या कंप्लाइंस है। सबसे पहला इस बात करते हैं इवेंट बेस्ड क्लाइंट कंप्लाइंसेस क्या है ऐसी कंपनी जिसकी इक्विटी लिस्टेड है। रेगुलेशन से बात करते हैं इंटीमेट करना है आपको अगर आपने सेट एजेंट अपॉइंट किया 7 डेज में, ठीक है। रेगुलेशन 28 बात करता है इन प्रिंसिपल अप्रूवल आपको स्टॉक एक्सचेंज लेना है बिफोर द इशूइंग द सिक्योरिटी। रेगुलेशन 29 बात करता है कि प्राइवेट इंटीमेशन देना बोर्ड मीटिंग का, बायबैक डिविडेंड रेजिंग फंड वॉलिडिटी लिस्टिंग एक्सेट्रा 2 वर्किंग डेज एडवांस में। रेगुलेशन 29 बात करता है प्राइवेट इंटीमेशन बोर्ड मीटिंग को देना फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में 5 डेज एडवांस में। रेगुलेशन 29 बात करते हैं कि प्राइवेट इंटीमेशन अल्टरेशन ऑफ द नेचर ऑफ द सिक्योरिटीज, अल्टरेशन ऑफ द नेचर इंटरेस्ट पेमेंट डेट
रेगुलेटेशन कर रहे हो तो 11 वर्किंग डेज एडवांसमेंट बताना है आपको। स्टॉक एक्सचेंज को 31 बात करता है शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको डिस्क्लोज करना 1 डे प्रायर ऑफ लिस्टिंग। रेगुलेशन 39 बात करता है लॉस ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट, अगर लॉस हुए अगर उस केस में आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया 2 वर्किंग डेज में बताना है आपको। एनेक्स बात करते हैं रेगुलेशन 44 बात करते हैं वोटिंग रिजल्ट जो भी है 48 आवर्स ऑफ कंक्लूजन ऑफ जनरल मीटिंग आपको डिस्क्लोज करना होता है स्टॉक एक्सचेंज को। रेगुलेशन 45 बात करते हैं चेंज नेम, अगर नेम चेंज किया तो स्टॉक एक्सचेंज को फाइलिंग एप्लीकेशन और उसी को बताना होता है। रेगुलेशन 46 वेबसाइट डिस्क्लोजर, अगर अपनी मेंटेन द फंक्शन वेबसाइट मेंटेन करना है और उसको भी डिस्क्लोज करना है स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद करते हैं लिस्ट ऑफ द क्वार्टरली कंप्लाइंस जो कि लिस्टेड एंटिटीज जो कि एसएमए में लिस्ट है उसके लिए क्वार्टरली कंप्लाइंस क्या है। सबसे पहले आपको रेगुलेशन 13 ग्रीवियस रिजल्ट मैकेनिज्म के बारे में बताना है एंड रेगुलेशन 76 ऑफ द डिपॉजिटर्स एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट बात करते हैं लिस्ट ऑफ एनुअल कंप्लाइंसेस क्या है फॉर द एसएमई कंपनी जो लिस्ट है उसके लिए एनुअल कंप्लाइंसेस कैसे। रेगुलेशन 14 लिस्टिंग फीस सबमिट करना। रेगुलेशन 34 एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना होता है। इवेंट बेस्ड कंप्लाइंस क्या है फॉर रजिस्टर ऐसी कंपनी जो कि एसएमए पे लिस्ट है। इवेंट बेस्ड कंप्लाइंस का रेगुलेशन 7 बात करता है कि इंटीमेट करना है आपको अपॉइंट करना, जब भी आप अपॉइंट करोगे शेयर ट्रांसफर एजेंट को आपको इंटीमेट करना है 7 डेज फ्रॉम द एग्रीमेंट विद आरटीए। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेशन 29 प्रायर इंटीमेशन देना आपको बोर्ड मीटिंग एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में 5 वर्किंग डेज में। रेगुलेशन 31 बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्क्लोज करना है 1 डे प्रायर फॉर द लिस्टिंग। 42 बात करता है आपको रिकॉर्ड डेट के बारे में एटलीस्ट 7 clear days working. What is this? Event based compliance. Okay. नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट द डिस्क्लोजर इंक्लूडेड एनुअल रिपोर्ट में आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना होता है इन केस ऑफ अगर कंपनी ने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर लिस्ट किए हुए। रेगुलेशन 53 ऑफ एलओडी बात करते हैं आपको एनुअल सबमिट करना होता है इन केस ऑफ कंपनी हैज इशूड द नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। उस केस में आपको ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर्स एंड एक्टर्स रिपोर्ट रिलेटेड बाय डिस्क्लोजर नेम ऑफ द डिवेंचर ऑफ द ट्रस्टी विद द फुल कॉन्टैक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करना होता है इन केस ऑफ एनुअल रिपोर्ट अगर कंपनी जिसने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू किए हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स एंड इंटीमेशंस रिक्वायर्ड टू बी फॉरवर्ड जो भी डिवेंचर ट्रस्टी फॉरवर्डेड टू डिवेंचर ट्रस्टी। रेगुलेशन 56 के अकॉर्डिंग कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एंड इंटीमेशन आपको डिवेंचर ट्रस्टी को फॉरवर्ड करना होता है। 56 कॉपी ऑफ जो भी एनुअल रिपोर्ट की कॉपी है, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द एंटिटी ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेना है कि आपने जो भी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है वो प्रॉपर किया है। नेक्स्ट बात है कॉपी ऑफ द नोटिस ऑफ द जितने भी रिजर्वेशन सर्कुलर्स की कॉपी और न्यू शो अगर करने वाले या फिर मीटिंग ऑफ द होल्डर ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। ठीक है, इंटीमेशन रिगार्डिंग द एनी रिवीजन रेटिंग में कोई रिवीजन हुआ, डिफॉल्ट अगर हुआ टाइमली पेमेंट में, फेलियर टू क्रिएट चार्ज, ये सारा कुछ आपको इसको इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है डिवेंचर ट्रस्टी को। हाफ ईयरली सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है इन मेंटेन अपने 100% एसेट कवर मेंटेन करके रखा है। ठीक है, आइदर बाय द पीसीएस और बाय द पीसी हाफ ईयरली बेसिस पे। इन द केस ऑफ डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर इशूड फॉर द फाइनेंसिंग द वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए अगर हमने डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, ठीक है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए और फॉर द कैपिटल रेजिंग के लिए, देन आपको कॉपी ऑफ ऑडिटर सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होता है एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर कैपिटल, जब तक आपका जो भी यूटिलाइजेशन जो भी फंड है वो पूरा यूटिलाइज ना हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट आर डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड टू बी फॉरवर्ड। जो भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन जो आपको फॉरवर्ड करना होता है अगर होल्डर ऑफ द नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन सबमिट करना। रेगुलेशन 58 अगेन बात करता है कि फॉलोइंग आर द डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है आपको नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी होल्डर या फिर नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। रेगुलेशन 58 बात करता है कि सबसे पहले आपको सॉफ्ट कॉपी और इन्वर्टर सबमिट करना होता है ईमेल के थ्रू। ठीक है, हार्ड कॉपी सबमिट करना होता है, हार्ड कॉपी भी सबमिट करना होता है अगर किसी ने रिक्वेस्ट किया तो फुल हार्ड कॉपी। हाफ ईयरली कम्युनिकेशन करना होता है होल्डर से, हार्ड कॉपी ऑफ स्टेटमेंट सबमिट करना होता है कंटेनिंग सेलियंट फीचर ऑफ द रिपोर्ट एंड नोटिस ऑफ द ऑल नोटिस देना है टू द ऑल द मीटिंग ऑफ द होल्डर एंड प्रॉक्सी फॉर्म ऑफ द होल्डर भी सबमिट करना। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शनल वेबसाइट के बारे में। ठीक है, ऐसी कंपनी जिसका नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर सबमिट किया हुआ है जो स्टॉक एक्सचेंज को। रेगुलेशन नंबर 62 ऑफ एलओडी बताता है कि इन्फॉर्मेशन जो कि आपको इंक्लूड करना है फंक्शनल वेबसाइट पे ऐसी कंपनी जैसे जिन्होंने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किया हुए। ठीक है, बिजनेस की डिटेल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो कि डेजिग्नेट किया है ऐसे ऑफिशियल को ग्रीवेंसेस हैंडल करने के लिए ईमेल एड्रेस फॉर द ग्रीवेंस नेम ऑफ द डिवेंचर ट्रस्टी के बारे में, इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में, कॉल रिपोर्ट सर्कुलर के बारे में,
कंफर्म ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ द रिपोर्ट एंड कंप्लाइंस विद द रिपोर्ट के बारे में, इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ द डिफॉल्ट बाय द इशू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट एंड फेलियर टू क्लियर द चार्ज एंड डिवीजन ऑफ द रेटिंग, ये सारा कुछ आपको एज पर द सेक्शन 62, ठीक है, ऐसी कंपनी जिसने एनसीडी इशू किया हुआ है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किया हुआ है, उनको डिस्क्लोज करना होता है वेबसाइट पे। नेक्स्ट बात करते हैं राइट शॉर्ट डाउन द रिकॉग्निशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की रिकॉग्निशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कंप्लाइंस ऑफिसर एज पर द रेगुलेशन 6 आपको कंपनी सेक्रेटरी एज कंप्लाइंस ऑफिसर अपॉइंट कर, रेगुलेशन 7 कंप्लाइंस ऑफिसर सर्टिफिकेट देगा, ठीक है, कि आपने जो भी सर्टिफिकेट टू द स्टॉक एक्सचेंज कि आपने कंप्लाइंस को जो भी एलओडी को कंप्लाई किया। सीनियर मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, रेगुलेशन में 16 में सीनियर मैनेजमेंट में एक्सक्लूड किया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एंड स्पेसिफिकली इंक्लूड किया कंपनी सेक्रेटरी एंड चीफ सीएफओ को। इस बात करते हैं सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट के बारे में, रेगुलेशन 24 ए ऑफ द एलओडी बात करता है कि लिस्टेड एंटिटी और उसको मटेरियल सब्सिडी कंपनी को सेक्रेटरी ऑडिट करवाना है, उसका रिपोर्ट जो भी है वो एनुअल रिपोर्ट में सबमिट करना है, सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट गिवन बाय द पीसीएस देगा। इस बात करते हैं सर्टिफिकेशन इन केस ऑफ शेयर ट्रांसफर एजेंट के बारे में, रेगुलेशन 40 बात करता है कि शेयर ट्रांसफर एजेंट और को आपको इन हाउस फैसिलिटी ट्रांसफर मेंटेन करना है, और वो क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट देगा बाय द पीसीएस कि आपने शेयर ट्रांसफर एजेंट मेंटेन किया हुआ है। सर्टिफिकेशन दैट नॉन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड has been debarred or disqualified being appointed or continued appointed as a director of the company as per the schedule 5. नेक्स्ट सर्टिफिकेशन ऑफ द कंप्लाइंस ऑफ द कंडीशन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस के शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट देगा कौन, ऑडिटर या फिर पीसीएस की कंपनी ने कंप्लाई किया कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स को, रेगुलेशन 17 से 27 कंप्लाई किया। सर्टिफिकेशन रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ असट 100% असट कवर मेंटेन करके रखा, रेगुलेशन 56 के अकॉर्डिंग हाफ ईयरली सर्टिफिकेट देना है, मेंटेनेंस ऑफ 100% कवर रेशो बाय द पीसीएस और पीसीए के थ्रू। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।